नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धमाके और गोलीबारी से 8 लोग जख्मी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर आतंकी हमला। चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। धमाके और गोलीबारी में 8 लोग हुए जख्मी। पाक आर्मी चला रही बलूचों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर आतंकी हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर आतंकी हमला। बड़ी खबर इस वक्त की, चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला। धमाके और गोलीबारी में 8 लोग हुए जख्मी। पाक आर्मी चला रही बलूचों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान में आतंकी हमला, चीनियों को निशाना बनाकर हमला। बलूचिस्तान के मंगोछर में हमला हुआ। बीएलए फाइटर ने निशाना बनाया। बीएलए के निशाने पर चीनी प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी। बलूचों पर अत्याचार कर रहा पाकिस्तान। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले देवनाथ सर, जिस प्रकार से बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, पाक आर्मी चाहकर भी कंट्रोल बलूचों के ऊपर नहीं कर पा रही है, क्या कारण है कि बलूच जो हैं चीनियों के, पाक आर्मी के दुश्मन बन बैठे हैं सर? राजेश, जाहिर बात है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के जैसे लड़ाके हैं, बीएलए के लड़ाके हैं, उन्हें बलूचिस्तान के लोग आजादी के सिपाही बताते हैं। जबकि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बीएलए के लोगों को, लड़ाकों को आतंकवादी, दहशतगर्द बताते हैं। तो यही दिखाता है अप्रोच। अप्रोच ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो रूलिंग क्लीट है, क्लान है, इलीट्स जो हैं, चाहे वो रावलपिंडी से कंट्रोल कर रहे हो या इस्लामाबाद से कंट्रोल कर रहे हो, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। उन्होंने बलूचिस्तान को भी जकड़ा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम हैं, उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज्यादा दखल अंदाजी की है या एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पावर में रखा हुआ है कि बलूचिस्तान के लोगों को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। इसमें आ गया सीपीईसी प्रोजेक्ट। जब चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान की सरकार को लगा बल्ले बल्ले, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बलूचिस्तान के इलाके में बड़ी मात्रा में जमीन एक्वायर कर ली। खासतौर से जब वो ग्वादर पोर्ट को एक्सपेंड कर रहे थे तो हजारों एकड़ जमीन उन्होंने बलूच लोगों से ले लिया। अब बलूच लोग हैं, ट्राइबल्स होते हैं, देखिए जी वो उनको जमीन बहुत प्यारी होती है। तो जब उनसे जमीन ले ली गई तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर मरहम नहीं लगाया। दुनिया के किसी भी दूसरे डेमोक्रेसी में अगर जाएं तो अगर सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेती है तो सरकार उसको कंपनसेट करती है, जमीन की जो वाजिब कीमत है उससे ज्यादा जी देती है, ताकि जिन लोगों की जमीनें गई हैं वो खुश रहें। ऐसा पाकिस्तान ने नहीं किया। कई जगह जब बलूचों की जमीन ले ली, उनको या तो कंपनसेशन नहीं मिला या कंपनसेशन तो वो भी बहुत छोटा सा कंपनसेशन मिला। तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उनको बहुत बड़ा एक मुद्दा मिल गया कि बलूचिस्तान के लोगों की जो बात है वो दुनिया को कैसे बताएं, धमाको करो। तो ये जो है ये लेटेस्ट है। अभी 15 दिन पहले ही बीएलए ने अटैक किया था बलूचिस्तान में उनकी फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूबुलरी पर। और जब तक जी कोटा से उनकी कुमुक या सहायता पहुंची तो रास्ते में और ज्यादा आईईडी ब्लास्ट कर दिए। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में बलूच प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके हाथ से निकल चुकी है। जी
ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रों के बीच मुलाकात, यूक्रेन नेटो को लेकर दोनों में बातचीत, रूस से समझौता, यूक्रेन का सरेंडर ना लगे, मैक्रों ने साफ कहा, शांति कायम करने का खर्च यूरोप उठाए। डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रों के बीच बातचीत, यूक्रेन नेटो को लेकर दोनों में बातचीत, रूस से समझौता, यूक्रेन का सरेंडर ना लगे, मैक्रों बोले, शांति कायम करने का खर्च यूरोप उठाए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा। डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रों के बीच बातचीत, यूक्रेन नेटो को लेकर दोनों में बातचीत हुई, रूस से समझौता, यूक्रेन का सरेंडर ना लगे, मैक्रों ने कहा, शांति कायम करने का खर्च यूरोप उठाए, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप मैक्रों में मुलाकात, तो सोमवार को मिले दोनों नेता, अमेरिका के दौरे पर हैं मैक्रों, यूक्रेन को मिले सुरक्षा की गारंटी, मैक्रों ने कहा, समझौता, यूक्रेन का आत्मसमर्पण ना लगे, सरेंडर ना लगे, शांति का खर्च उठाए यूरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई अब हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, आप भी अपना खर्चा उठाना सीखिए, जल्द से जल्द जंग खत्म करने पर जोर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और जंग खत्म होते ही मैं तो रूस जाऊंगा, पुतिन से मिलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों को यह संदेश भी साफ दे दिया है। और हम देवनाथ सर के पास चलेंगे, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि यूरोप अपना खर्चा खुद उठाए, अमेरिका अब उनका खर्चा नहीं उठा सकता है, और दूसरी तरफ मैक्रों का भी यह कहना कि समझौता तो आप कराइए लेकिन ऐसा ना लगे कि वो यूक्रेन का आत्मसमर्पण हो। क्या वाकई में यूरोप के अंदर बहुत कुछ घट रहा है? हाँ राजेश, डोनाल्ड ट्रंप जो है जब वो चुने जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं तो अगर राष्ट्रपति बना तो यूक्रेन और रूस का युद्ध एक दिन में बंद करा दूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाओ। और अब उन्होंने कह दिया है अमेरिका फर्स्ट, यानी दुनिया में जो कुछ होगा उसमें सबसे पहले अमेरिका की ही मैं तो कहूंगा स्वार्थ की जो भावना है उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी। हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को पिछले 3 साल में $350 बिलियन की सहायता, अस्त्र शस्त्र दिए हैं। यूरोपियन यूनियन भी दावा करता है कि उसने भी करीबन $65 बिलियन हेल्प दी है यूक्रेन को, जेलेंस्की को। हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो पैसा यूक्रेन के ऊपर खर्चा किया जाए ये किसी तरह से वापस आ जाए, जबकि यूरोपियन यूनियन बोल रहा है नहीं नहीं, हमने ये पैसे यूक्रेन पर खर्च किए तो हमें वापस नहीं चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन की अप्रोच ऐसी है, यूक्रेन पर नेकी कर दरिया में डाल, यानी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, यानी अमेरिका को छोड़ के नेटो के जो बाकी देश हैं, वो जब अस्त्र शस्त्र सहायता दे रहे हैं यूक्रेन को तो वो सोच रहे हैं कि ये हथियार गया गया, वापस में कुछ नहीं चाहिए, यूक्रेन अच्छी तरह से लड़ो। लेकिन भावना अमेरिका में अब ऐसी है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ऐसा नहीं है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से यूक्रेन को जो सैन्य सहायता दी जा रही है वो आस्ते आस्ते कम की जाएगी, रोकेंगे तो खैर नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो $350 बिलियन दिए हैं ये भविष्य में यूक्रेन को वापस करना पड़ेगा। तो वो जब डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू हो रहा था, मैक्रोन का इंटरव्यू हो रहा था प्रेस के सामने, बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हमें ये पैसा यूक्रेन से भविष्य में वापस चाहिए, और मैक्रोन ने बोल दिया कि नहीं नहीं, यूरोपियन यूनियन जो है वो लोन नहीं दे रहा है, यूरोपियन यूनियन परमानेंटली यूक्रेन को दे रहा है और वापस कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अजीब सा 10-15 मिनट का एक 10-15 सेकेंड का एक ऑकवर्ड मोमेंट आ गया था। लेकिन जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन अपने जो रेयर मिनरल्स हैं, जैसे टाइटेनियम हो गया, लिथियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, इन कोबाल्ट हो गया, इन चीजों को यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करे, ताकि आस्ते आस्ते ये $350 बिलियन जो हैं अगले 10-20 साल में यूक्रेन अमेरिका को पे बैक करे। जी जी, काफी हद तक जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर जो है रूस ने कब्जा कर लिया है,
जो कुछ बचे हैं उस पे अंकल सैम चाहते हैं कि वो कब्जा कर ले, तो फिर यूक्रेन के पास बचेगा क्या? चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक बड़ी खबर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बांग्लादेश में सेना ने अपने हाथ में ली कमान, मोहम्मद यूनिस से नहीं संभल रहा बांग्लादेश। कॉक्स बाजार में हमले के बाद उठे सवाल, भारत की चेतावनी के बाद सेना प्रमुख का फैसला। बांग्लादेश में सेना ने अपने हाथ में ली कमान, मोहम्मद यूनिस से नहीं संभल रहा बांग्लादेश। कॉक्स बाजार में हमले के बाद उठे सवाल, बांग्लादेश में सेना ने अपने हाथ में ली कमान, मोहम्मद यूनिस से नहीं संभल रहा बांग्लादेश। कॉक्स बाजार में हमले के बाद उठे सवाल, भारत की चेतावनी के बाद सेना प्रमुख का बड़ा फैसला। जल्दी से ग्राफिक्स। बांग्लादेश में अभी खेल बाकी है, जनरल बकार उज-जमा का ऐलान। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात उन्होंने कही कि आर्मी को अब प्रमुखता से कानून व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। अनुशासन, पेशेवर जिम्मेदारियों पर सेना के उन्होंने जोर दिया। व्यवस्था बनाए रखने का काम सेना को अपने हाथों में लेना होगा। हमारी कोशिशें चीजों को पटरी पर लाने की हैं, बकार उज-जमा ने कहा। जमा को हटाना चाहते हैं यूनिस और पाकिस्तान, लेकिन वो धीरे धीरे अब समझ रहे हैं मोहम्मद यूनिस का खेल। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। देवनाथ सर, किस प्रकार से बकार उज-जमा का ये बयान आप देख रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ हमें उम्मीद थी कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो अभी आर्मी को धीरे धीरे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और थोड़ा सा कठिन प्रयास करने होंगे। तो क्या एक संकेत और संदेश मोहम्मद यूनिस को दे दिया गया है कि जिस प्रकार से आप पाकिस्तान की झोली में जाकर गोदी में बैठ जाना चाहते हैं, वैसे नहीं चलेगा सर? हाँ राजेश, जाहिर बात है बांग्लादेश में स्थिति बहुत ही संवेदनशील है, स्थिति बहुत ही नाजुक है। बांग्लादेश उस दौर से गुजर रहा है जहां पर छोटी सी गलती होने पर बांग्लादेश के लोगों को भविष्य में बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। हो ये रहा है कि वहां जो धार्मिक ताकतें हैं, कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनकी जड़ें ज्यादा मजबूत हो रही हैं। चाहे जमाते इस्लामी हो या मुस्लिम छात्र शिविर हो या बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में भी एक छोटा सा एक्सट्रीम राइट विंग है जो कि धार्मिक विचारों में ज्यादा यकीन करता है। इन लोगों की जमीनी पकड़ ज्यादा मजबूत हो गई है। ये लोग चाहे संख्या में कम हो, ये नहीं कि इनकी तादाद बांग्लादेश के पॉपुलेशन में 50% से ज्यादा है, नहीं, इनकी तादाद बांग्लादेश के पॉपुलेशन में मुश्किल से 28%, 30% है। लेकिन ये लोग पत्थर फेंकने में बहुत एक्सपर्ट हैं। ये लोग जुलूस निकालकर बसों में आग लगाने में या हिंदुओं के घरों को या हिंदू मंदिरों को हमला करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, अब तक इन उग्रवादियों को, मैं तो कहूंगा कि जी धार्मिक कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने में टोटली फेल रही है। वहां की पुलिस जो है वो नाकामयाब है। दूर दराज के गांव से तो ऐसी खबर आई थी बीच में कि उनके जो एसएचओज हैं वो थाने नहीं जा रहे हैं, घर में ही डर के मारे छुप के बैठे हैं, क्योंकि एसएचओज अगर थाने जा रहे हैं तो उग्रवादी जो हैं धार्मिक कट्टरपंथी, वो एसएचओज की पिटाई कर रहे हैं। एक जगह ओके। पर तो जब उन्होंने मंदिर पर आग लगा दी और पुलिस के करीबन 20 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर पहुंचे मंदिर को बचाने के लिए, तो उग्रवादियों की 2000 की भीड़ थी, उन्होंने पुलिस के कांस्टेबल्स को भी ही पीट दिया, इंस्पेक्टर को ही पीट दिया, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत भी हो गई। तो बांग्लादेश में अब लगता है कि स्थिति बियॉन्ड कंट्रोल जा रही है और लगता है कि आर्मी ने फाइनली थोड़ा सा मन बना लिया है कि बांग्लादेश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसको आर्मी आस्ते आस्ते अपने हाथ में ले सकती है। क्या बांग्लादेश की ठीक है सर। सरकार को वो गिराएंगे, क्या मोहम्मद यूनुस को नीचे अपदस्थ करेंगे? ये शायद ना हो, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने वादा किया है, उनकी इलेक्शन कमीशन ने भी वादा किया है कि दिसंबर तक इलेक्शन करा लेंगे। तो बांग्लादेश की आर्मी और भारत के लोग भी, भारत की सरकार भी जी सांस थाम कर बैठे हैं कि दिसंबर में वहां पर इलेक्शन हो जाए तो शायद सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी।
हमें याद रखना पड़ेगा कि 24 घंटे पहले ही श्री एस जयशंकर ने भी बांग्लादेश को थोड़ी सी चेतावनी तो नहीं कह सकते, लेकिन बांग्लादेश को समझाया है कि वहां पर कट्टरवादी ताकतों को बांग्लादेश काबू में रखे ताकि वो हिंदुओं को तंग ना करे। श्री अजीत डोभाल हमारे एनएसए हैं, वो भी लगातार स्थिति पर नजर रखे हैं। तो मामला जी आस्ते आस्ते उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन के बाद काबू में आ जाएगा। जी चलिए, उम्मीद करते हैं सर। मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आई है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, जापान में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन। जापान भारत की थल सेना का सैन्य अभ्यास, शहरी युद्ध और आतंकवाद से निपटने की तैयारी। चीन की चुनौती का सामना कर रहे भारत जापान। जापान में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन, जापान भारत की थल सेना का सैन्य अभ्यास, शहरी युद्ध और आतंकवाद से निपटने की तैयारी। चीन की चुनौती का सामना कर रहा भारत जापान। जापान भारत का सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन की शुरुआत। जापान पहुंची भारत की मद्रास रेजिमेंट। 9 मार्च तक चलेगा सैन्य अभ्यास। पिछले साल भारत में सैन्य अभ्यास हुआ था दोनों देशों का। 2024 में जापान गए थे भारत के आर्मी चीफ। भारत जापान के सामने चीन सबसे बड़ी चुनौती। और हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, भारत जापान दोनों ही चीन से परेशान, लेकिन इस बीच दोनों की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास, क्या मायने रखता है सर? जब आपका दुश्मन एक होता है लेकिन आप साथ में अभ्यास करते हैं, तो फिर क्या किन चीजों पर फोकस रहता है सर? हाँ राजेश, एक तो अच्छी चीज ये है कि ये एक्सरसाइज 24 तारीख को चालू हुई थी फरवरी के, और ये एक्सरसाइज मार्च के 9 तारीख तक चलेगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि भारत और जापान दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं। तो क्वाड तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन भारत द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें कभी कभी नेवी और एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ तो कर ही रहे हैं, अब जापान के साथ भी कर रहे हैं। तो पिछले साल जो ये एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को दिखाया था। देखो, इसका एम ये होता है ऐसी एक्सरसाइज का कि इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी भारत और जापान अपनी अपनी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और जो जी मिलिट्री प्रोटोकॉल है उसको आपस में ट्यून इन करते हैं। और ट्यून इन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ना सिर्फ मन से मन, दिल से दिल का मिलाप, वरन टेक्निकली भी ऐसा होता है। क्या होता है, जैसे ओके हमारे वायरलेस सेट हैं, जापानीज आर्मी के वायरलेस सेट हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। लेकिन अगर जरूरत पड़ के दोनों, हमारे जो, चाहे वो प्लाटून हो, सेक्शन हो, कंपनी हो, बटालियन हो, भविष्य में अगर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए या दुश्मन के सामने एक साथ काम करना पड़े, तो वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी जैसे एक जैसी होनी चाहिए। हम जो कोडिंग करते हैं, जाहिर बात जी है कि वायरलेस पे जब बात होती है तो कोड होती है। वो कोडिंग सिस्टम जो है या डिकोडिंग सिस्टम जो है, हम फौज में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं एक शब्द सिक्रो। तो एक डिवाइस ओके होता है जिसमें, समझिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो वो बात सिक्रो जो है कन्वर्ट करता है, फिर आगे जाती है। तो बीच में दुश्मन अगर हमारी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर भी ले, दुश्मन को कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसको कुछ गार्बल्ड ऐसी आवाज सुनाई देगी। तो ठीक। ये सब जो है इंटर ऑपरेबिलिटी का हिस्सा है। तो बहुत अच्छा है कि भारत की फौज ने वहां जाके अच्छा प्रदर्शन किया। जापानीज आर्मी के कमांडर्स ने हमारे जवानों की और जेसीओस की जो परफॉर्मेंस थी उसकी तारीफ की। जी चलिए सर, लौटता हूं सर मैं आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। तालिबान ने अमेरिका को दी चेतावनी, अफगानिस्तान से दूर रहे अब अमेरिका। अमेरिका को उसी के हथियारों से देंगे जवाब, तालिबान ने कहा। अफगानिस्तान से हथियार वापस लाएंगे ट्रंप। तालिबान ने अमेरिका को दी चेतावनी, अफगानिस्तान से दूर रहे अब अमेरिका। अमेरिका को उसी के हथियार से देंगे जवाब, तालिबान ने कहा। अफगानिस्तान से हथियार वापस लाएंगे, ट्रंप ने कहा। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। तालिबान ने अमेरिका को दी चेतावनी, बड़ी खबर।
अफगानिस्तान में लौटेगा क्या अमेरिका? ट्रंप ने तालिबान पर दिया बड़ा बयान, कहा तालिबान हर साल निकाल रहा परेड, अमेरिका पर जीत के रूप में हमारे ही हथियारों को दिखाया जा रहा है, परेड में शामिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान से इन हथियारों को वापस लाना होगा। तालिबान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया, अमेरिका हथियार अब हमारी संपत्ति हैं। अमेरिकी हथियार से ही अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तालिबान तैयार है। और अब हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ सर, किस प्रकार से तालिबान की इस चुनौती को और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को कि भाई हथियार तो हमारे हैं, हमें लाने हैं वापस, लेकिन तालिबान कह रहा है कि अब इस बार आपका स्वागत आपके ही हथियारों के साथ होगा सर? राजेश, स्थिति बहुत ही हास्यास्पद है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जोश में आके बोल दिया कि हम अफगानिस्तान से हमारे हथियारों को वापस ले आएंगे। जाहिर बात है कि अगस्त 2021 में जब अमेरिकन फौजें तालिबान से हार कर भाग रही थी, अफगानिस्तान काबुल छोड़ रहे थे, कंधार खाली करके भाग रहे थे, हेरात से अफगानिस्तान भाग रहा, अमेरिकन ट्रूप्स भाग रही थी, तो बड़ी तादाद में टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, अटैक हेलीकॉप्टर्स, अम्यूनिशन वहां छोड़कर भागे। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम इनको वापस ले आएंगे, लेकिन जाहिर बात है वापस कैसे लाएंगे? देखिए, जब ये भारी होते हैं ये टैंक, तो जब गए थे, बख्तरबंद गाड़ियां जाती हैं, एक एक बख्तरबंद गाड़ियों का वजन होता है 10 टन 15 टन, एक एक टैंक का वजन जी। होता है 30 टन 40 टन। जब ये गए थे तो इनको पाकिस्तान के रास्ते, जमीन के रास्ते अमेरिका में लेके, होता यह था कि अमेरिकन शिप आती थी, कराची में या गोदार में डॉक करते थे। शिप, एक एक शिप के अंदर ये होते जी। हैं, टैंक लैंडिंग शिप बोला जाता है। तो एक एक शिप में 10-10, 18-18 टैंक भर के लाते थे, पानी के जहाज से कराची में ऑफलोड होते थे। वहां से जमीन के रास्ते में वो जो बड़े वाले होते हैं ना, 6 पहिया, 8 पहिया, 20 पहिया वाले ट्रेलर, उसमें लोड करके इनको बिल्कुल सर। अफगानिस्तान भेजते थे जमीन के रास्ते से। अब कहां से वापस लेके जाएंगे? काबुल में एक रनवे है, उसमें उनका C-17 ग्लोब मास्टर लैंड कर सकता है। जिस एक एक ग्लोब मास्टर में जैसे A1 M1 अब्राहम टैंक है, एक एक जी ग्लोब जी। मास्टर में दो दो घुस जाते हैं। इंडियन आर्मी भी, हमारे पास भी है ग्लोब मास्टर, हमारी आर्मी भी लेह में जब लेके गई थी तो एक एक ग्लोब मास्टर में दो दो T-90 टैंक को उठा के हम ले गए थे। लेकिन ठीक काबुल का सर। रनवे तो तालिबान के हाथ में है, तो वहां C-17 लैंड कैसे करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है, ये इसको हल्के में लेना चाहिए, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई हंसने कोई की दम बात नहीं है। है बात में, लेकिन क्या क्या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और तमाम मुद्दों पर इतनी बारीकी से आपने बात रखी। आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।